1940 की बात, सोवियत यूनियन के डिक्टेटर स्टालिन ने 22,000 पोलिश ऑफिसर्स को सीक्रेटली एक ही दिन में मरवा डाला। सबको एक जंगल में एक साथ खड़ा किया गया और उन पर गोलियां चला दी गई। लेकिन उनमें से एक ऐसा बंदा था जो वहां से बचकर भाग गया और उसने आगे जाकर एक बुक लिखी जिसमें उसने इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताया था। बट शॉकिंगली किसी ने भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। और इतना ही नहीं, ये जो स्टालिन था उसने ये ब्लेम भी जर्मनी यानी हिटलर पर डाल दिया। और यहाँ उसके अलाइज भी एकदम चुप रहे क्योंकि स्टालिन उनका दोस्त था। अब ये तो सिर्फ एक डिक्टेटर का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर भी जब हिस्ट्री में मास की बात आती है तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, हिटलर। लेकिन क्यों? जैसे इन पुलिस सोल्जर्स का ही एग्जाम्पल ले लो जिसका ब्लेम स्टालिन ने हिटलर पर डाल दिया था क्योंकि उस टाइम सभी हिटलर के खिलाफ थे और इसलिए हिटलर पर ब्लेम डालना काफी आसान था, जबकि स्टालिन ने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मारा है। तो इन सब से ये सवाल निकल कर आता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर कौन है, जो सबके सामने आया वो या फिर वो जो इन सभी नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है। और आज के इस वीडियो में मैं वही डिकोड करने वाला हूँ कि आखिर लोग हिटलर की ही क्रूएल्टी को क्यों याद रखते हैं और कौन डिसाइड करता है कि हिस्ट्री का असली विलन कौन होता है। जब भी हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये 3 बातें आती है। पहली कि हिटलर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 शायद कभी होता ही नहीं अगर हिटलर ना होता। और तीसरी बात थी एंटीसेमिटिज्म, यानी जूइश कम्युनिटी को उनके रिलीजन और कल्चर के बेसिस पर हेट करना। मेन स्ट्रीम मीडिया के चश्मे से अगर देखा जाए तो यही वो मेन 3 रीजंस थे जो हिटलर को शैतान बनाते हैं। लेकिन अब जरा मेन स्ट्रीम मीडिया वाला चश्मा उतार कर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाला चश्मा पहनते हैं और फैक्चुअली, लॉजिकली और स्टैटिस्टिकली इस बात को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है और क्या सच में हिटलर एक इविल था या फिर बहुत ही स्मार्टली एक मैन्युफैक्चर्ड इविल था। The entire Hitler dynasty is charted so that the blame can be squarely placed on the guilty men whose evil plotting brought on years of world chaos and caused the deaths of millions of innocent persons. He is able to learn how to manipulate and to orate to the German people. Hitler has made it. He has proved a successful strategist and manipulator. सबसे पहले डिकोड करते हैं हिटलर ने की हुई किलिंग्स को। इसे ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कुछ नाम और कुछ नंबर्स लिखे जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। इस लिस्ट का पहला नाम है माओ जेडुंग। ये चाइना का एक ऐसा लीडर था जो सिर्फ 2 से 3 सालों में ही करोड़ों लोगों की मौत का इकलौता रीजन बन गया। माओ ने एक प्लान बनाया था कि चाइना को एक एग्रीकल्चरल कंट्री से सीधा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना देंगे और उसके इस प्लान का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लेकिन उसका ये प्लान कितना खतरनाक हो सकता है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। उसने क्या किया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के फार्मर से फोर्सफुली उनकी जमीनों को कलेक्टिवाइज किया, यानी सबकी जमीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली और लोगों से फोर्स लेबर करवाया। उन्हें अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए कि इतना अनाज उगाओ, इतना स्टील बनाओ जितना कि एक ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि जो ऑफिसर्स थे वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए फेक रिपोर्ट सबमिट करने लग गए और इसके चलते 1959 से लेकर 1961 इन 2 सालों के अंदर अंदर चाइना में इतना बड़ा फेमाइन यानी अकाल आ गया कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ लोग भुखमरी से ही मर गए। और इसी फेमाइन को दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड फेमाइन भी कहा जाता है। ये 3 से 4 करोड़ का जो नंबर है वो थोड़ा वैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, पर नो डाउट ये नंबर बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि लोग लिटरली पेड़ के पत्ते खाने लग गए थे और कुछ जगह पर तो मिट्टी और इंसानी हड्डियां तक खाई जा रही थी। और इससे भी खौफनाक बात ये थी कि माओ के इस प्लान को जिन लोगों ने अपोज किया उनके अगेंस्ट माओ ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था कल्चरल रिवॉल्यूशन। और इसके अंदर उसने कई स्टूडेंट्स और आम लोगों को उनके अगेंस्ट भड़का दिया जो माओ को अपोज कर रहे थे और इसके चलते और भी हजारों लोगों की डेथ हो गई और हजारों लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन का, जो कि उस वक्त के यूएसएसआर यानी आज के रशिया का तानाशाह था। यहाँ जर्मनी में हिटलर जब लोगों को मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना रहा था, उसी वक्त वहाँ यूएसएसआर में स्टालिन ने अपने पूरे के पूरे देश को ही कैंप बना डाला था। 1930s की बात है जब स्टालिन को डर था कि कोई उससे उसकी कुर्सी ना छीन ले और इसके लिए उसने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1936 में स्टालिन ने यूएसएसआर में ग्रेट पर्ज, जिसे ग्रेट टेरर भी कहा जाता है, ये करवाया था। लेकिन ये ग्रेट पर्ज आखिर है क्या? तो बात ऐसी थी कि जो भी बंदा स्टालिन को चैलेंज करेगा या फिर कर सकता था उन सबको स्टालिन ने मार डाला। आर्मी ऑफिसर्स से लेकर पोएट्स, राइटर्स, टीचर्स, इन सबको या तो गोली से उड़ा दिया गया या फिर उन्हें गुल्लग्स में भेज दिया गया। और पता है ये गुल्लक्स क्या थे? यूएसएसआर में आर्कटिक और साइबेरिया ये 2 ऐसे लोकेशंस थे जहां विंटर्स में एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता था और स्टालिन ने इन्हीं 2 लोकेशंस पर बड़े बड़े लेबर कैंप्स बनवाए थे जहां लोग कई महीनों तक बिना स्वेटर्स और बिना भरपेट खाना खाए कड़कड़ाती ठंड में बस दिन रात काम करते थे। बच्चे बूढ़ों से लेकर जिनको भी इस गुल्लक्स में भेजा जाता था
वो लोग लाश बनकर ही यहाँ से वापस आते थे। और यही नहीं, इन गुल्लक्स के अलावा स्टालिन ने भी माओ की तरह एक मैन मेड अकाल क्रिएट कर दिया था, जिसमें फिर से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। 1932 और 1933 में स्टालिन ने जो अकाल क्रिएट किया था उसे होलोडोमोर कहा जाता है। उसने क्या किया, यूक्रेन के सारे फार्मर्स से उनका अनाज ले लिया और उसे मॉस्को भेज दिया, जिसके चलते अकेले यूक्रेन में 30 से 40 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से मर गए थे। अगर गुल्लक, परजेस और फेमाइन का ओवरऑल एस्टिमेट निकाला जाए तो अकेले स्टालिन ने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है। और इसमें मजे की बात क्या है पता है, स्टालिन इज द पर्सन जो 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। चलो इस लिस्ट में थोड़ा और नीचे आते हैं। जापान का तानाशाह हिदेकी तोजो, इसने चाइना के मंचूरिया प्रोविंस में एक सीक्रेट फैसिलिटी शुरू की थी जिसका नाम था यूनिट 731। अब इसे फैसिलिटी से ज्यादा एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहना बेटर रहेगा। पता है यहाँ पर जो जापानीज साइंटिस्ट थे वो जिंदा सिविलियंस और वॉर में पकड़े गए जो प्रिजनर्स होते थे उनके ऊपर बहुत ही डेडली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिंदा लोगों को एनेस्थीसिया दिए बगैर ही डाइसेक्ट किया जाता था ताकि वो उनके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को लाइव ऑब्जर्व कर सके। इन लोगों पर प्लेग बैक्टीरिया, मस्टर्ड गैस जैसे केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। उन्हें एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखकर उनकी बॉडी को जमता हुआ देखा जाता था और फिर उन्हें तोड़ दिया जाता था। और ऐसे कई बोन चिलिंग एक्सपेरिमेंट्स इस यूनिट 731 में कंडक्ट किए गए थे, जिसमें 1936 से लेकर 1945 के बीच में अराउंड 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और आयरनी की बात यह है कि जब इनके डेडली एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हुए तो उन साइंटिस्ट को पनिशमेंट मिलने की बजाय अमेरिका ने उन्हें सीक्रेटली हायर कर लिया और उनकी एक्सपर्टीज को खुद के फायदे के लिए यूज किया गया। ये लिस्ट पॉल पॉट, इस्माइल पाशा, विंस्टन चर्चिल, लियोपोल्ड II ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कम से कम 2 मिलियन लोगों को मारा है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि जब भी मास किलिंग्स की बात होती है तो आंखों के सामने हिटलर का ही नाम क्यों आता है, इनका क्यों नहीं? तो इसका रीजन है कैरेक्टर असैसिनेशन। लेकिन कोई भला हिटलर के कैरेक्टर को क्यों असैसिनेट करेगा? देखो, हिटलर और इन बाकी के तानाशाहों में बस इतना सा डिफरेंस था कि इन्होंने अपने क्राइम्स को कल्चरल रिवॉल्यूशन या फिर डेवलपमेंट के नाम से प्रेजेंट किया, लेकिन जो हिटलर था वो अपने क्राइम्स को अपनी स्पीचेस में ओपनली एडमिट करता था। Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit und die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा इजी हो गया। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने भी ना जाने कितने इनोसेंट्स को बॉम्बिंग और फेमाइन से मार डाला था, लेकिन उन्होंने अपने क्राइम्स को इस तरह से व्हाइट वॉश किया कि हमने जो भी किया वो बस एक इविल को रोकने के लिए किया और इसके लिए उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड विलन चाहिए था जो कि हिटलर बन गया। तो इसी को अगर हम एक लाइन में समअप करें तो इट्स ऑल अबाउट जो वॉर जीतता है वो इतिहास लिखता है और जो इतिहास लिखता है वो हमेशा खुद को हीरो दिखाता है और किसी को भी हीरो दिखाने के लिए कहानी में एक विलन चाहिए होता है, वरना हीरो बड़ा कैसे दिखेगा। ऐसे ही हिटलर के बारे में हमने और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को इन डेप्थ में स्टडी किया है और उन सब को मिलाकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। टू वॉच द फुल डॉक्यूमेंट्री क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।